नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के कैंपेन का आज आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने रविवार सुबह बेंगलुरु में एक 8 किलोमीटर का रोड शो निकाला। उसके बाद उन्होंने शिवमोगा रूरल और फिर नंजनगुड में 2 रैलियों को संबोधित किया। मैसूर के नंजनगुड में अपनी आखिरी सभा में पीएम मोदी ने यहां के प्रसिद्ध श्रीकंठेश्वर स्वामी मंदिर का जिक्र किया और कहा कि भगवान का उन पर आशीर्वाद बना हुआ है, जिसकी वजह से विरोधियों ने चुनाव प्रचार में जितनी भी गालियां दी उसे सहन करने की उन्हें शक्ति मिली है। पीएम ने खड़गे के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उसकी तुलना सांप से की गई थी। पीएम ने कहा कि इस बार विरोधियों ने उन्हें सांप तक कह डाला, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मुझे श्रीकंठेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने श्रीकंठेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना भी की और चुनाव प्रचार खत्म किया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से प्रचार शुरू हुआ है, कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि मुद्दे पर आओ, पता नहीं प्रधानमंत्री किस विदेशी साजिश की बात करने में इधर उधर की बात मत करें, ये बताएं कि काफिला कहां लुटा। मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनीरे, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुडु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहरों भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनीरे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंगबली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनीरे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। हर पार्टी के अलग अलग नेता आपके सामने आते हैं,
मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ आते वक्त इसी तरह का एक हैंगर लगा था और खाली जगह थी। शायद मैंने पूछा किसकी मीटिंग थी, तो कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे यहाँ, तो उनकी भी मीटिंग हुई। तो आप सबसे उम्मीद यही रखते होंगे कि चुनाव के समय जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया और कौन सी योजनाएं बना रही हैं, भविष्य में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हो सकता है, यहीं पर मैं भाषण देख रही थी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव के समय आकर वो आतंकवाद और सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि कर्नाटका में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, शायद उनको कोई गलतफहमी है। मैंने सोचा कि क्या होता है कि जब सत्ता बहुत हो जाती है तो अक्सर जो अधिकारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सत्ता से डरते हैं, मतलब सच नहीं बताते आपको। तो हो सकता है कि जब इनका भाषण तैयार हो रहा था तो जो अधिकारी बैठे थे उनकी चर्चा हुई होगी कि हम भाई क्या बताएं मोदी जी को, कौन से मुद्दे में कर्नाटक जा रहे हैं, वहां पे कौन सी बातें करेंगे। तो किसी अधिकारी ने कहा होगा कि चलो रोजगार की बात करा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ने कहा होगा हम कहेंगे क्या, रोजगार तो बनाए ही नहीं हमारी सरकार ने 3.5 सालों से। फिर किसी और ने कहा होगा कि चलिए महंगाई की बात बता देते हैं, लेकिन महंगाई की क्या बात करेंगे, क्योंकि इनके समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, दाल, सब्जी, आटा, डीजल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया है, खरीद ही नहीं पाती है कुछ भी। आधे टाइम तो घर वापस आ जाती होंगी आधी चीजें छोड़कर, तो महंगाई की क्या बात करें। तो इन अधिकारियों ने तय कर लिया होगा चलो यही मुद्दा दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि यहां कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहां आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहां 4 सालों में 6,487 तो आपको बता दें कि कर्नाटक में सभी पार्टियों की साख दांव पर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार लगातार जारी है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इस बीच अभी तक अगर कर्नाटक चुनाव की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान सभी बड़े नेताओं ने कई ऐसे भाषण दिए हैं, कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। अब ऐसे में ये नतीजे वाले दिन ही साफ हो पाएगा कि किस तरीके से जनता को लुभा पाई है पार्टियां या नहीं। लेकिन आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम बड़े बयान जो हैं वो दिए गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जितने भी नफरत फैलाने वाली संस्थाएं हैं उनको बैन किया जाएगा। इसी के साथ महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है बीजेपी, ये आरोप है कांग्रेस का कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी पर। बजरंग दल को हटाने की बात की गई है, बैन की बात की गई है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बजरंग दल को हटाकर बजरंगबली का अपमान कर रही है। इसी को लेकर अगर कल की बात करें तो अभी तक के जितने भाषण हैं, पीएम मोदी ने अपने भाषणों की शुरुआत बजरंगबली के नारे से ही की है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार के साथ साथ यहाँ पर
बयानबाजी चल रही है। अब ये चुनावी बयानबाजी जनता को कितना राजी कर पाती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी आज चुनाव प्रचार करने जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का आखिरी दिन रहा। आज हालांकि बड़े नेता जो हैं वो प्रचार करेंगे, लेकिन आज आखिरी दिन है और उसके बाद 10 तारीख को चुनाव होंगे, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये जो बयानबाजियां हैं वो जनता को कितना लुभा पाई हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने टारगेट है 150 सीटें जीतने का, लेकिन बीजेपी जो है वो साख कैसे बचाएगी, अपनी सत्ता कैसे बचाएगी, ये चुनौती बीजेपी के सामने है। क्योंकि जेडीएस भी है और जेडीएस जो है वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, तो वो भी किस तरीके से प्रचार कर रही है वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर कर्नाटक चुनाव में देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के कैंपेन का कल आखिरी दिन रहा। पीएम मोदी ने रविवार सुबह बेंगलुरु में एक 8 किलोमीटर का रोड शो भी निकाला और उसके बाद उन्होंने शिवमोगा रूरल और नंजनगुड़ में 2 रैलियों को संबोधित किया। मैसूर के नंजनगुड़ में अपनी आखिरी सभा में पीएम मोदी ने यहाँ के प्रसिद्ध श्रीकंठेश्वर स्वामी मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि भगवान का उन पर आशीर्वाद बना हुआ है, जिसकी वजह से विरोधियों ने चुनाव प्रचार में जितनी भी गालियां दी है उसे सहने की शक्ति पीएम मोदी को मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनसे ये सवाल पूछा कि जब से प्रचार शुरू हुआ है कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर आइए, लेकिन प्रधानमंत्री न जाने किस विदेशी साजिश की बात करने में लगे हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक कहावत में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कहां लौटा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात कर्नाटक की कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव जिस तरीके से लगातार जारी है और चुनाव प्रचार जारी है, आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, रतन तिवारी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रभाकर उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक वत्स जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। लगातार प्रचार कर रहे हैं, आज प्रचार थमने जा रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मात्र एक दिन शेष बचा है और कर्नाटक चुनाव में के लिए वोटिंग होगी। पूरे अगर प्रचार की बात करें तो किस तरीके से बीजेपी का प्रचार रहा? आलोक वत्स जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। तिवारी साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रचार पूरे तरीके से हमने देखा, बार बार तमाम बड़े नेता गए हैं और अलग अलग तरीके की बयानबाजियां हुई है। ये जो चुनावी बयानबाजियां रखी, कितनी लुभा पाएंगे जनता को आपके नजरिए में? पहले मुस्कान जी, आपका नमस्कार करता हूँ। आपने देखा पिछले 9 सालों से कांग्रेस पार्टी ने इस देश के किसानों की वकालत की है, इस देश के नौजवानों की वकालत की है, इस देश की महिलाओं की वकालत की है, इस देश की महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर मुद्दे को मजबूती से सदन में उठाया है। आपने देखा किस प्रकार आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के मंदिर में, इस देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, लोकसभा के सदन में किस प्रकार अडानी के महाघोटाले की वकालत कर रहे थे, महंगाई की वकालत कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर एकजुट होकर प्रहार पे प्रहार करने लगे। राहुल गांधी जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी से 3 बार पत्र लिख के गुहार लगाई, इस सदन में मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उसके बाद भी आपने देखा कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया। अंत में उनको वहां से निलंबित होना पड़ा और उनके घर को भी खाली कराया गया। और कर्नाटक की अगर बात करें मुस्कान जी, कर्नाटक में हम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास महंगाई का म और बेरोजगारी का ब बोलने की हिम्मत नहीं है। वह कर्नाटक में जाके सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कभी बजरंग बली को चुनाव मैदान में उतार देते हैं, कभी किसी को चुनाव में उतार देते हैं, कभी गांधी परिवार को कोसते हैं।
कभी हिंदू मुस्लिम का राग अपनाते हैं। तो मुस्कान जी, पूरी तरीके से मोदी जी के पास और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और कर्नाटक उनको नकारने की कगार पे आ गया है, इस तरीके से वो बात रख रहे हैं। डीके शिव कुमार जी, हमारे कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष जी ने तो कह दिया है कि बजरंग दल और बजरंग बली से आप तुलना मत करिए। बजरंग बली भगवान है और बजरंग दल एक संस्था है। आप संस्था को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं? हमारी सरकार बनेगी, हम खुद बजरंग बली का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं कर्नाटक में। तो मुस्कान जी, साफ स्पष्ट है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा हताश है और निराश है कि इस तरीके से ये बातें रख रहे हैं जनता के बीच में। ठीक है, प्रभाकर जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, ठीक। जी, कर्नाटक चुनाव में अगर चुनावी समीकरणों की बात करें तो लगातार बजरंग बली और बजरंग दल के नाम पर बहुत घमासान मचा है यहाँ पर, और ये जो घमासान मचा है इस पर अब तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। कल देखा, परसों भी देखा, प्रधानमंत्री खुद जब शुरुआत करते हैं अपने भाषणों की तो बजरंग बली के नारे की से शुरुआत करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पर शरद पवार भी ये कह रहे हैं कि ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को कि वो धार्मिक नारे लगाएं। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। पूरे समीकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुस्कान जी, पहली बात तो यह है कि प्रत्येक दल को चुनाव में जाने के लिए अपने मुद्दे तय करने का अधिकार है। यानी अगर ये कांग्रेस पार्टी ये कहे कि यही मुद्दे होने चाहिए और केवल इन पर बात होनी चाहिए तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने मुद्दे तय करने का अधिकार है, किन मुद्दों पर वो जनता के बीच में जाना चाहती है, या जनता दल एक्ट को भी अपने मुद्दे तय करने का अधिकार है। इसलिए मुद्दे यही होने चाहिए, ऐसा दुराग्रह है, आग्रह तो नहीं कह सकते इसको। रही दूसरा बजरंगबली का विषय, तो इस चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी ने बर्रे के छत्ते में इसमें पत्थर मारा है। यानी आपको बजरंग दल को, जो पीएफआई पहले से प्रतिबंधित है, आपने पीएफआई के प्रतिबंध की निंदा करने के लिए कि उसका प्रतिबंध उचित नहीं है, या उसका प्रतिबंध लगाना है तो बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाओ, उसको इक्वलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये चाल चली थी। अब बजरंग दल के खिलाफ देशद्रोह का तो कोई मामला नहीं है। बजरंग दल के खिलाफ अगर कोई मामला भी बनता है तो ये होगा भाई सांप्रदायिक कोई ध्रुवीकरण भी करता है दल। लेकिन जब इस देश का विभाजन ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे हुआ हो तो इस विषय को चुनाव में आने से कैसे रोका जा सकता है? अब बहुत से विषय है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, और अवैध जो उनको विदेशी प्रवासी है, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाना है। ये जो जनसंख्या असंतुलन का विषय है जिससे हिंदू समाज चिंतित है कि हम जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व भारत से मिट जाएगा। यह भय हिंदू समाज को सताता है और कांग्रेस इस भय को बढ़ाने का काम करती है। जब वो बजरंग दल यानी हिंदू हित की बात करने वाला बजरंग दल का क्या कसूर है? केवल यह कि वो हिंदू हित की बात करता है। अब हिंदू हित की बात करने वाले संगठन को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। हिंदू हित की बात करने को कभी वो भगवा आतंक का नाम देते हैं, कभी वो हिंदू तालिबान का नाम देते हैं, राम जन्मभूमि का विरोध। इस प्रकार से लगातार हिंदू समाज के विषय में विरोध में कांग्रेस पार्टी चलती रहती है और लगातार इसकी सजा मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, जनता सजा देती है। और मुस्कान जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बजरंग बली की स्थिति यह है देश में हनुमान जी की कि कोई भी देवता, माने बजरंग बली को तो देवता ने दूत कहते हैं, रामदूत कहते हैं। यानी बजरंग बली का जो मंगलवार है उस दिन कहीं भी देश भर में नाई की दुकानें नहीं खुलती, इतनी मान्यता है। मदिरा की दुकानें नहीं खुलती, मांस की दुकानें नहीं खुलती। और हनुमान जी के जो मंगलवार है उसमें मंदिरों में, प्रत्येक मंदिर में पूरे देश भर में लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। अगाध श्रद्धा लोगों की हनुमान जी के प्रति है। अब उसके हनुमान जी के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर, उनके बजरंग बली से प्रेरणा लेके कि अगर कोई संगठन बना है आप उस संगठन को प्रतिबंधित करने की बात करेंगे तो वो प्रतिबंध तो वो जो संगठन है वो तो प्रतिक्रिया देगा ही, लेकिन पूरा समाज इस पर प्रतिक्रिया देगा। और जो बजरंग दल को समर्थन देने वाले लोग हैं, बजरंग दल का जो हिंदू हित की बात करता है उस विषय को समर्थन देने वाले जो लोग हैं वो उसका समर्थन करेंगे। अब बजरंग बली का नारा इसमें से लगता है। अब इसमें से जब नारा निकला तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। भाई आप ये बातें करते क्यों हो? आपने क्यों इसको
ला दिया अपने घोषणा पत्र में, क्या आवश्यकता थी इसकी? केवल मुसलमानों के वोट लेने के लिए हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना आवश्यक है, यह चिंतन कांग्रेस को कहाँ ले जाएगा? ठीक है। और फिर अब जो है इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। अब वो इस पर कोस रहे हैं कि बजरंगबली का प्रधानमंत्री क्यों नाम ले रहे हैं। भाई आपने मुद्दा पकड़ाया, आप केवल बात को महंगाई बेरोजगारी तक सीमित रखते, तो आपने विषय को जब ऐसा फैला दिया तो दूसरे दल को लपेटने का अधिकार बनता है। ठीक है और प्रभाकर जी, दल में आपके आपको- जवाब पर तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं वत्स साहब के पास जाऊंगी। चलिए तिवारी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट होगा आपकी तरफ से। मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, तब तक वत्स साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। वत्स साहब, कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें तो लगातार चुनाव प्रचार अभी तक बीजेपी ने जितना भी किया, आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। अलग अलग तरीके के भाषण, अलग अलग तरीके की बयानबाजी रखी और प्रधानमंत्री खुद कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। अब किस तरीके से आप आगे के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, एक कहावत है, जब नाज मनुष्य पे खाता है पहले विवेक मर जाता है। जितने भी आपके टीवी चैनल थे जो रिपोर्टें आ रही थी, वो सब एडवांटेज कांग्रेस दिखा रही थी शुरू में। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये सेल्फ गोल करने के आदी हैं। कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे इनका गोल पोस्ट में खुद ही गोल पड़ जाएगा। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, ये सिद्ध हो चुका है। उसका सपना हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की स्थापना है, ये भी सिद्ध हो चुका है। उसका लिंक आईएसआई और जो बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब से उसका लिंक है, ये भी सिद्ध हो चुका है। और एक राष्ट्र विरोधी पार्टी को एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक राष्ट्रवादी सोच ही संगठन बजरंग दल से मिलाना, ये इनके लिए आत्मघाती साबित होगा। बजरंग दल हिंदूवाद की बात करता है, एक संस्कार सोच, एक समृद्धि की बात करता है, राष्ट्रभक्ति का कूट कूट के उसके अंदर भरा हुआ है जज्बा। उसको आपने कहा कि उसको भी बैन कर देंगे, इसको भी बैन कर देंगे, इसकी जरूरत क्या थी? और अगर मुसलमान कोई अपना काम शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो उसमें तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमने जय श्री राम या जय बजरंगबली कह के कुछ शुरू किया तो हम जो है कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री को आपने सांप कह दिया, उसके नजदीक जाओगे तो मर जाओगे। उनके बेटे ने उनको नालायक कह दिया। तो ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, कर्नाटक की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि इनके पास न नीयत है, न नीति है, न नेता है। जिसको ये नेता बना के पोर्ट्रे करते हैं, उसको सारी विपक्ष की पार्टियां डंडे से भी छूने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे, न्योता देते रहे, लेकिन एक भी तो विपक्षी पार्टी इनके इस पिकनिक में शामिल नहीं हुआ। तो ये हल्के में लिए जाते हैं। और राजनीति में अगर आप हल्के में लिए जाएं तो ये आपके लिए बड़ा आत्मघाती होता है। तो न नियत है, न नीति है, न नेता है, उसके ऊपर बिगड़े बोल। तो आपको कहाँ लगता है, हम तो प्रचंड बहुमत से कर्नाटक में वापसी कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो गति हमने दे रखी है पूरे देश को, कर्नाटक को फिर से पकड़ लेगी राह अपनी। तो हम तो निश्चिंत हैं अपने कर्मों के बदौलत, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को सफलीभूत करने के कारण और
समाज के अंतिम पायदान के लोगों को रिलीफ पहुंचाने के कारण इन्हीं कांग्रेस के नेता ने एक बार बयान में कहा था, जो ऑन रिकॉर्ड है, मुस्कान जी, कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 19 पैसे मिलता है आदमी को। तो वाजपेयी जी ने पूछा ये एक चमत्कार होता कैसे है? तो उन्होंने कहा रुपया है घिस जाता है, मजाक किया लहजे में। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो अंतिम पायदान के आदमी को 1 रुपया ही मिलता है। ये पहली बार एक सरकार आई है जिसकी कल्याणकारी नीतियों का संपूर्ण लाभ, 100% लाभ आम जनता को मिल रहा है। और न हमने उसमें जाति देखी, न धर्म देखा। हर जो व्यक्ति उसका हकदार है उसको हमने इस कल्याणकारी योजनाओं से उसको लाभान्वित किया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से हमें मिलेगा और ये सब लोग हवा में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। ठीक है तिवारी साहब, बीजेपी आपको कहीं भी देख नहीं रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो हल्की है बहुत ज्यादा, अब अगर राजनीति में हल्के में अगर आप दिखाई दिए तो फिर आपका कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, ऐसा कहना है वत्स साहब का। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से राजीव गांधी के उस वक्तव्य को उठाया है, यानी जो 1 रुपया 85 पैसे का वक्तव्य था उसे एक बार फिर से कोट किया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है, पूरा हक। लेकिन आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस वक्त और उस दौर में कहा था कि जब मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो जनता के पास पूरे के पूरे 1 रुपये नहीं पहुँचते। तो बीच में स्थानिक सरकारें हो या कुछ स्थानिक अधिकारी हो, वो पैसे कहीं ना कहीं इधर उधर कर देते हैं। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय डिजिटल इंडिया नहीं था, उस समय ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन नहीं था। तो यह लोग उस दौर की बातें करने लगते हैं जब पूरी तरीके से हताश होते हैं। आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल इंडिया है। हम 1 रुपया आपके पास मुस्कान जी भेजेंगे तो पूरा का पूरा रुपया आपके अकाउंट में आना है। यह लोग भूल जाते हैं, खोद के पुरानी बातें लेके आते हैं। और अभी ये बोल रहे थे कि हम कर्नाटक में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे एक शब्द ये लोग नहीं बोलते, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। और इनको मैं कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म समुदायों को लेकर चलती है। और हमारे एक मित्र प्रभाकर जी थे, वो बजरंग दल के हैं या पत्रकार हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन उनको भी मैं जवाब देता हूँ। मत करिए तिवारी जी। नहीं मुस्कान जी, देखो मुझे बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखी, इनको एक इनके जो हमारे पूर्व नेता थे, इनके वर्तमान के जो केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें कहा था कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और कई आरोप लगाए थे। वो वीडियो है, उसका वीडियो आपको पर्सनल भेजूंगा मुस्कान जी, उनको भेजिएगा। ये या तो सिंधिया जी सही थे या ये सही है। बजरंग दल को भगवान हनुमान से जोड़ना मुझे नहीं लगता ये उचित है। अगर ये उचित होता तो मुन्ना बजरंगी उत्तर प्रदेश का एक माफिया था जिसको यूपी सरकार की पुलिस ने या यूपी सरकार में उसको मरवा दिया गया, उसका भव्य मंदिर बनवा दीजिए। या तो जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है बजरंग पुनिया, उसके साथ पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाए तो मैं समझूंगा कि बजरंग दल और बजरंग पुनिया और मुन्ना बजरंगी से इन्हें अच्छा खासा मतलब है, संबंध है। यह लोग सिर्फ चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करें उसी से मतलब है, बाकी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा इस डिबेट में इन लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी का तक नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भगवान हनुमान को बजरंग दल के संगठन से जोड़ दिया। हमने तो खुले तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी तो हम भव्य बजरंग बली का मंदिर बनाने जा रहे हैं। और कई टीवी एग्जिट पोल और कई सर्वे ने तो ये ऐलान कर दिया और डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसको नकारा नहीं जा सकता। और इनके ही एक बीजेपी की प्रत्याशी है, उन्होंने तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको और उनके पूरे परिवार को जान से मात देने की धमकी तक दे डाली है। इतने हताश, इतने निराश हैं ये लोग, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 13 मई भाजपा गई, यह तय है। इनको आलोक जी को बुला लेना, 13 मई को हम डिबेट कर लेंगे, ये भी बता देंगे इनके पास 15-20 सीट आई है या सरकार बनी है। चलिए ठीक है,
प्रभाकर जी, तिवारी साहब का तो कहना है कि 13 मई और बीजेपी गई, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। खैर, मुद्दे पर एक बार फिर से आते हैं। उनका ये कहना है कि अगर बजरंग दल की बात हो रही है तो हर बजरंग से बजरंग बली को नहीं जोड़ा जा सकता, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। प्रभाकर जी, चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार थमने जा रहा है और इसी बीच जो बड़े बयान रखे हैं कर्नाटक में तमाम राजनीतिक पार्टियों के, उस पर चर्चा, क्योंकि बजरंग, जिस तरीके से बजरंग दल को बैन करने की बात कही है कांग्रेस ने, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हम पीएफआई को तो बैन करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी बजरंग दल के नाम पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इसलिए वो बजरंग बली का अपमान कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी सरकार आने पर हम बजरंग बली का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के सामने 150 सीटें जीतने का टारगेट है जो उसने खुद ने रखा है, तो वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि आखिर कैसे बीजेपी अपनी सत्ता बचाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, अभी तिवारी साहब का कहना है कि बजरंग बली की अगर बात करें तो बजरंग दल है, हर बजरंग का नाम बजरंग बली से जोड़ना तो गलत हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही था तो फिर जो पहलवान बजरंग पूनिया है उनके साथ पूरी बीजेपी खड़ी हो जाए। उत्तर प्रदेश में माफिया था बजरंगी, उसको क्यों मारा गया, उसका मंदिर बनवा दीजिए, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बातों पर केवल हंसा ही जा सकता है। यानी बजरंग दल के पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं और कोई एक व्यक्ति जिसका नाम बजरंगी है उससे वो पूरा बजरंग का, हनुमान बजरंग बली का प्रतिनिधित्व करते, ऐसा नहीं। दूसरा, जो बजरंग दल है, बजरंग दल का जो नाम रखा गया है, बजरंग दल का जो साहित्य करेंगे, बजरंग दल के नाम रखने के पीछे है, जैसे बजरंग बली ने, हनुमान जी ने उनको संगठित करके, बानरों को संगठित करके भगवान राम का साथ दिया और भगवान राम को विजयी दिलाने में सहयोगी बने। इस कारण से वो बजरंग बली के पीछे चिंतन ये है। इसलिए इन दोनों की चर्चा बाद में कर लेंगे। महंगाई, बेरोजगारी की बात करेंगे, चुनावी प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, कहाँ से ये सब बात? मैं आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ। नहीं, ये कहाँ से, ये धर्म मजहब की राजनीति कहाँ से लेके आते हैं? चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी, आजादी की बात करिए। और वो सारे चुनावी सर्वेक्षण, आज रसोई में, महिलाओं की रसोई में आग लगी है, उसकी बात करिए। ठीक है तिवारी जी, बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। वे सारे के सारे सर्वेक्षण कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहे थे। ऐसा भी लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार 8 से 10 रहूंगा वहीं से, क्योंकि जो एंटी आलोक जी को बंद कर रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक असावधानी कहिए, कांग्रेस पार्टी की भूल कहिए, कांग्रेस पार्टी का चिंतन कहिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और उसकी बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया वहाँ की जनता में हुई है। जो मुद्दा था वह बजरंग बली जनता उस पर निर्णय देने वाली है। और अब जो कल सर्वेक्षण आए हैं उसमें या तो कांटे की टक्कर है या भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये स्थिति आ गई है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। समझ में नहीं आता कि भाई इस बात को किसी ने अगर गलती कर दी, ये पता नहीं लग पा रहा है। तो समाचार पत्र बता रहे हैं कि ये किसने किया, किसने घोषणा पत्र में ये सम्मिलित किया। वो कह रहे हैं जो अब उसके सम्मानित अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं मैं तो इस पक्ष में नहीं था। शिव कुमार जी कह रहे हैं मैं इस पक्ष में नहीं था। पार्टी के बड़े नेता कोई भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं थे, तो ये आए कैसे घोषणा पत्र में? और प्रवक्ता यहाँ पर उसके बचाव भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस ने अपनी बना ली है। देश की जनता से, बजरंग बली से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बजरंग दल पर जो प्रतिबंध का वायदा है उसको उस पर अपनी सफाई देके उसके पीछे हटना चाहिए। उनके बचाव का केवल एकमात्र तरीका है। और प्रत्येक बहुत स्थानों पर पहले भगवान राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी बहुत मात खा चुकी है। उपहास उड़ाते थे, मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। अब जो मंदिर बनाने वाले थे उन्होंने तो मंदिर का निर्माण लगभग
स्थिति में आ गए। कैसी तो बातें यही कर रहे हैं स्थिति आप? है। अब वो करे नहीं तो हम तो बजरंगबली का भी मंदिर बनाएंगे। ये जो स्थिति है अपनी भाषा कर दी और जनता इस पर हंसती है। लेके आ जाते हैं, बैठा जनता देते अपने हैं। जो मुद्दे हैं, जो ये पहले व्यक्ति मन आरएसएस बनाया का था, व्यक्ति लगता है कारण मुझे। से मन बदल दिया जनता ने और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। ये बड़ी कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, हम ऐसा करते क्यों है भाई? ये आत्मघाती कदम क्यों उठाते हैं हम? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रही हूँ उनियाल साहब आपके पास। तिवारी जी, देखिए मुस्कान जी, प्रभाकर जी कौन से व्यक्ति हैं, किस संगठन से जुड़े हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं इस चैनल पे आके, राष्ट्रीय चैनल पे आके, कि भाजपा ने मंदिर बनवा दिया। प्रभाकर जी, भाजपा ने मंदिर बनवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है? मंदिर बनाने वालों ने मंदिर बना दिया। आप दोबारा सुन लीजिए। आप बंद करिए। मंदिर का समर्थकों ने मंदिर बना दिया। नहीं, तिवारी साहब, उनियाल जी ने साफ तौर पर कहा कि मंदिर बनाने वालों ने मंदिर बना दिया। उनका यह वक्तव्य था, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। मंदिर बनाने, उन्होंने क्या कहा कि मंदिर बनाने वाले, क्या हम मंदिर का विरोध कर रहे थे? भगवान श्री राम जी का मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। हम भगवान राम के मानने वाले लोग हैं, हनुमान जी के मानने वाले लोग हैं। आप आइए। भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया था? कोई, इन लोग ने क्या कहा? इन लोग ने कहा कि जो सेतु है, राम सेतु, वो तो है ही नहीं। इन लोग पहले अपने आप को देखें, इन लोग क्या क्या बोलते हैं। छिंदवाड़ा आइए मध्य प्रदेश में, हनुमान जी का दर्शन करिए, कमलनाथ जी के। आप इस देश की जनता को गुमराह मत करिए, हिंदू मुसलमानों में बांटिए मत। इस देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसकी बात करेंगे तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। मैं बार बार कहता हूँ, इधर उधर की बात ना करिए। बता काफिला क्यों लूटा? अडानी के महाघोटाले पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। किसानों को एमएसपी का दुगना मिलना चाहिए, उस पर नहीं बोल रहे हैं। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। महिलाओं की रसोई में आग लगी है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं चैनल पे आके। ठीक है, चलिए मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। वत्स साहब, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का यह आरोप है, कर्नाटक चुनाव में जब हम बयानबाजी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का आरोप है कि आप ही के एक नेता हैं बीजेपी के, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने तक की धमकी दी है उनको और उनके परिवार को। इस पर अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। देखिए मुस्कान जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के कारण। अब छिटपुट रूप से कोई आदमी अगर कुछ अनर्गल बातें बोल दे तो हम लोग उसको तरजीह नहीं देते हैं। और तिवारी जी से मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ा महंगाई और बेरोजगारी पर ढिढोरा पीट रहे हैं। साहब, आप तरजीह नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दे रही है। देने दीजिए, उस सब पब्लिक उसको नहीं कुछ ज्यादा तजब्बो देगी। और ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, 2004 से 2014 तक इंडेक्स इन्फ्लेशन का 11.4 था और मोदी जी के राज में 7% है। तो महंगाई इनके समय थी या हमारे समय थी? बेरोजगारी इनके समय थी या हमारे समय थी? तो ये अनर्गल बातें करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जनता देश की बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है। वर्ल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स डबल डिजिट में है और मोदी जी ने अपने कुशलता से आज भी 7% पर हिंदुस्तान ने इन्फ्लेशन को बांध रखा है। और ये कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है। अरे हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन है, मोटरसाइकिल की भी खरीद में बेटिंग है। तो ये महंगाई है कहाँ? अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है। तिवारी बाबा, ये आप भूल रहे हैं। जिसकी तनख्वाह 2000 थी आज वो 4000 रुपये ले रहा है, जिसकी तनख्वाह 5000 थी वो 9000 रुपये ले रहा है। तो महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। और ये देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री के कुशल नीति के कारण बन गया है। और घबराइए मत, हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बनेंगे और आपको उस पार्टी में आमंत्रित करेंगे जहां विश्व गुरु का सम्मेलन हो रहा होगा। ये और IMF की रिपोर्ट है मुस्कान जी, आज से 15 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑन रिकॉर्ड है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और एक दूसरे रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी इज द टॉलेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के बदौलत हमने अचीव किया है और हम इसको आगे लेते जाएंगे और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद लेंगे।
तिवारी बाबा का जो है मिठाई ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा, हमारी लड्डू बचेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है तिवारी साहब, लेकिन वत्स साहब ने तो साफ कह दिया है कि अगर कोई छोटा मोटा नेता ऐसी बात कह दे तो हम उसे तरजीह नहीं देते हैं। देखिए मुस्कान जी, जब कांग्रेस का छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर कोई वक्तव्य इस तरीके से अगर करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री उसको महत्व देने लगते हैं। और इनके ही बीजेपी के प्रत्याशी इस तरीके से बात अगर रखे हैं तो इन लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। ये इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और दूसरी बात, ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, 13 मई को आप इनको जरूर डिबेट में बुलाना, इनके साथ हम 2-2 हाथ करेंगे। और मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, इस देश में या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके बहुत कुछ कर दिया। क्या इस देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, एम्स कांग्रेस ने नहीं दिए थे? इस देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का ही योगदान था। इस देश को बनाने में, इस देश को सींचने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने बड़े बड़े कल कारखाने, हवाई जहाज, अंतरिक्ष तक पहुंच के परमाणु बम का प्रशिक्षण तक कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। 100 मंजिला इमारत, गगनचुंबी 100 मंजिले की इमारत हो गई, रोड हो गए। हमने क्या नहीं किया? कंप्यूटर की क्रांति अगर कोई लाया तो कांग्रेस पार्टी ने लाया। तो यह 8-9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की किए हुए कार्यों का फीता काट के काम कर रहे हैं। आप बताइए कि 10-15 सालों में तो एक ब्रिज, ओवर ब्रिज नहीं बन पाता। तो ये सारे के सारे काम जो है कांग्रेस पार्टी के कर रहे हैं। इन्होंने 9 साल में सिर्फ इस देश को बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, परेशान करके रखा है। इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं। आप बच्चियां बैठी हैं जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे बच्चियां बैठी हैं। कौन सा भाजपा का नेता वहां पे जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री का आवास वहीं बगल में है? क्या वो नहीं जा सकते? या लोग को बच्चियों से मतलब नहीं है, इस देश के नौजवानों से मतलब नहीं, इस देश के खिलाड़ियों से मतलब नहीं, इस देश के किसानों से मतलब नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ इस देश में जहर बोना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक आप देख लेना, ये तय कर चुका है कि नफरत और जातिवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। कर्नाटक परिवर्तन करने जा रहा है। मुस्कान जी, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। अब 13 मई को आप देख लेना, प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और मजबूत और स्थिर सरकार हम देंगे देश को। ठीक है प्रभाकर जी, जिस तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में हो रही है, सिर्फ कर्नाटक चुनाव की बात नहीं है, चाहे कहीं भी चुनाव हो, चुनावों के समय में ऐसी बयानबाजियां लगातार देखने को मिलती है। कांग्रेस का बजरंग दल वाला बयान इस समय खूब चर्चा में है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है उनके प्रत्याशी जो है, उन्होंने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की धमकी दी है, वो बयान काफी सुर्खियों में है। और ऐसे ही तरह तरह के बयान है जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में इन चुनावी बयानबाजी और भाषणों से क्या लगता है, क्या जनता को लुभा पाएंगे तमाम प्रत्याशी? देखिए, कोई व्यक्ति किसी आवेश में कोई बात कह देता है, वो उस पर तय होगा कि वो कितना बड़ा अधिकारी है, उसका कद क्या है, इससे तय होगा। माने अगर कोई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे और कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता या मंडल स्तर का कार्यकर्ता कहेगा, उसके बीजेपी प्रत्याशी है प्रभाकर जी, और ये जी कोई बात कहेंगे का प्रत्याशी उनकी कोई मंडल स्तर का कोई कार्यकर्ता कहेगा, उस बात का अंतर है। तो जनता का कैंडिडेट है, उसका नाम, जनता उसको कितना महत्व देती है। यानी खड़गे जी की बात को महत्व देती है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप कहा, वो उसको महत्व देती है क्योंकि स्थानीय व्यक्ति ने, किसी ने खड़गे जी को मारने की बात कह दी, उसको महत्व देती है। तो ये विवेक जो है वो जनता के पास है। वो जनता तय करेगी किसी की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए, किसकी बात को महत्व दिया जाना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि ये इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, इससे वातावरण बिगड़ता है। लेकिन इस देश ने देखा है, पिछले जो 2019 का चुनाव था, तो वो जो श्रीमान राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो सब जगह हर भाषण में कहते चौकीदार चोर है, वो नारे लगवाते थे। अब इससे कोई चुनाव की गरिमा बढ़ी है या उनका कद बढ़ा है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो मनस्थिति है, ये गाली देने की मनस्थिति, इस गाली देने की मनस्थिति से ये बातें होती हैं। और ये जो बातें कहते हैं वो गाली देने की मनस्थिति वाले व्यक्ति कहते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो या कोई भाजपा का स्थानीय नेता हो, जिनका मन गाली देने का होता है, जिनमें संस्कारित नहीं होते, जिनका स्वभाव, जिनके विचार संस्कारित नहीं होते, वही ये बात करते हैं। उनका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और निंदा की जानी चाहिए। चाहे वो खड़गे जी हो, उनकी भी निंदा होनी चाहिए,
और वो जो कार्यकर्ता भाजपा के किसी नेता ने कही है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। गलत बात किसी को भी कहने का अधिकार नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। आलोक वत्स जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी वत्स साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है जी। चुनाव प्रचार आज सामने जा रहा है और लगातार तिवारी साहब ये बात कह रहे हैं कि 13 मई को बीजेपी तो कहीं भी दिखने वाली नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 13 मई और बीजेपी गई, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल सुन लीजिए एक बार। बीजेपी के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती सबसे बड़ी इस समय है, क्योंकि कर्नाटक में इस समय आपकी सरकार है। किस तरीके से इसे बचा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पूरा टारगेट लेकर चल रही है? देखिए, तिवारी जी को हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस बराबर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हसीन सपने देखती है और भारत की जनता ने तय कर रखा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये लगातार घटते जा रहे हैं। इसलिए हिमाचल में आ गई ना। इसलिए मैंने कहा ना, हिमाचल में 0.9% थे और वहाँ जो आपने कहा है उसको अभी तक लागू नहीं किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम, आपके पास वो धन नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दें। और दूसरी बात, मुस्कान जी, अभी के परिस्थितियों में मैं तिवारी जी से बोलूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जय भाजपा तय भाजपा। भाजपा का आना कोई रोक नहीं सकता है। जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त है, श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे कार्यों की बदौलत आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आप 13 तारीख को आप अगर बुलाएंगी तो मैं आऊंगा। हालांकि शेड्यूल बहुत टाइट है उस दिन का, लेकिन तिवारी बाबा को एक मिठाई खिलाने जरूर आऊंगा। चलिए, रतन तिवारी जी। देखिए मुस्कान जी, प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से कर्नाटक में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पे रख के प्रचार मंत्री बनकर गली गली में घूम रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। वो उनका फर्ज है, पहले वो भाजपा के कार्यकर्ता है, तब देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप देख रहे हैं मुस्कान जी कि उनके एक रैली का खर्च 8 से 10 करोड़ रुपया होता है, यह सब जानते हैं। वो 2-3 रैलियां आप पर डे खर्च कर की रहे बात हैं। क्यों करते हैं तिवारी साहब? क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का रोड शो नहीं होता है क्या? मुस्कान जी, आप देखिए, आप एंकर हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो सरकारी खर्चे से वो रैली होती है। आप ये जानकारी, ये तो परंपरा है। नहीं, परंपरा सुनिए ना, वो जनता के मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, तमाम ऐसे देश में बड़े प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे। आप सुनिए तो सही आलोक जी, इस देश के पैसे को तो दोनों रिमोट हाथों कंट्रोल से, तो कहीं और था मनमोहन सिंह का। इस देश की पैसे को, इस देश की जनता के पैसे को दोनों हाथ से प्रधानमंत्री जी उड़ा रहे हैं। और मन की बात में $483 अरब का जो घोटाला कांग्रेस ने 60 वर्ष में किया, वो पैसे कहाँ गए? मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 70 साल अगर कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, अगर आप कहते हैं तो हमने 482 अरब डॉलर का आपने घोटाला किया। ठीक है, एक बार बस आप सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। आपके ही प्रधानमंत्री जी 2014 में खुल के बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते थे, देश में, देश के कांग्रेस के लोगों का विदेशों बैंकों में जो पैसे जमे हैं वो आंकड़ा सब बताते हैं। तिवारी साहब। मुस्कान जी, हमारे आलोक भाई प्रवक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ चैनल पे आपके ऑन रिकॉर्ड स्टूडियो पे पूरा दर्शक देख रहे हैं, ये गुटखा खा रहे थे और इस तरीके से इनके बार बार फोन आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इस तरीके नहीं, मैं दवाई खा रहा था, आप गलत सुनिए, आप गुटखा खा रहे हो, बीच में आप आवाज दे रहे हैं, अरे भैया दवाई देख लो, अगर आप देख लो पुड़िया दवाई का। व्यक्तिगत तिवारी साहब। आलोक जी, आपका शेड्यूल बिजी है तो मेरा भी शेड्यूल बिजी है, लेकिन अगर डिबेट करने बैठिए तो पूरी तरीके से फोकस डिबेट को होना चाहिए। देखिए मुस्कान जी, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें 8.5 करोड़ रुपए का खर्चा कर डालते हैं, रैलियां करते हैं, हर रैली का 8-10 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। प्रियंका गांधी के रैली का कितना खर्चा है? प्रियंका गांधी न तो राहुल गांधी के रैली का कितना खर्चा है? खड़गे जी के रैली का कितना खर्चा है? आलोक जी, न तो वो सांसद हैं, न तो वो किसी संवैधानिक पद पर खर्चा कितना ये बताइए ना आप। कांग्रेस पार्टी खर्चा करती है, अपना पैसा खर्चा करती है, सरकारी पैसा खर्चा नहीं करती। जो भी खर्चा हो वो कांग्रेस पार्टी अपना पैसा खर्चा करती है, सरकारी पैसा खर्चा नहीं कर सकती।
लेकिन आपके प्रधानमंत्री इस देश की जनता के जो पैसे हैं दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। देश की जनता और कर्नाटक की जनता देख रही है कि वो देश की युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बहुत पुराना हो चुका है, इसको आपने बहुत बजा लिया है। नहीं, अब नया एलपी का इजाद कीजिए। जब तक इस देश के किसानों को निजाज नहीं मिलेगा, देश के युवाओं को निजाज नहीं मिलेगा, देश की महिलाओं को निजाज नहीं मिलेगा, महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे को उठाती रहेगी। क्योंकि देश की अरे यही लोग हैं ना जो हमको वोट करके दोबारा सिवारा भेज रहे हैं, इसीलिए आपके एलपी को नहीं सुन रहा है कोई। मैं वही जो एलपी बजा रहे हैं सुन रहा है। सोनिया प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो तीनों लड़की जो पोस्टर बॉय थी, जो पोस्टर गर्ल थी, वो तीनों भाग के बीजेपी में चली आई। भैया ये बेकार का डफली बजाते हैं। प्रदेश में आपकी काफी सीट कम हो गई, आप जानते हैं। हिमाचल में आपको तो एक सीट आया। चलिए ठीक है, इस तो में से बाहर निकलते हैं, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार थम रखा है, आज आखिरी दिन है, बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कर्नाटक चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे। घर से डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा और उसके बाद 10 तारीख को जब चुनावी जो तमाम घोषणाएं हैं उनके नतीजे क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोटिंग उस दिन है। 13 तारीख को नतीजे आएंगे और ये देखना होगा कि जितने भी चुनावी भाषण है कितना असर और कितना वो जनता को लुभा पाए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।